एक्सपेंडिचर जो कैपिटल गुड्स पे होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए आता है। पीछे आया भी है टोटल, अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो C+I। तो C क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I हो गया मतलब एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड्स कर रहे हैं वो तो हो गया C, दैट इज़ कंजम्पशन। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कि प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं कैपिटल गुड्स पे, वो उनका इन्वेस्टमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। तो ये टॉपिक तो नेशनल इनकम में जब आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर कर देंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कंजम्पशन गुड्स पे होने वाला खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल गुड्स पे होने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है जिससे प्रोड्यूसर करते हैं। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लेड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट रेजेज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। उनके और वो कब अफोर्ड कर पाएंगे, जब उनकी इनकम ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा इनकम होगी तो वो ज़्यादा कंजम्पशन पे खर्च करेंगे और उनका क्या इम्प्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। और हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर हायर प्रोडक्शन हम कैपिटल गुड्स का करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी की बढ़ेगी, जो कि हमारी जीडीपी ग्रोथ की बैकबोन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बैकबोन है। अगर हम ज़्यादा हमारे पास कैपिटल गुड्स होंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, हम ज़्यादा, हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ होगा। और अगर हम प्रोडक्शन कंजम्पशन गुड्स का करते हैं कि एक इकनॉमी में अगर कंजम्पशन गुड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो क्या होगा, वो क्वालिटी रेस करेगा वहाँ की सोसाइटी की। गॉट इट? Now, one note is given, both consumption goods and capital goods have one common characteristic that are final goods and therefore included in the estimation of national income। हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, फाइनल गुड्स होते हैं। गॉट इट? और कैपिटल कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स के डिफरेंस में कॉमन पॉइंट क्या है कि ये दोनों ही, कंजम्पशन गुड भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में यूज़ होता है और कैपिटल गुड्स भी नेशनल इनकम की मेजरमेंट में कैलकुलेशन में इंक्लूड होंगे। दे बोथ विल इंक्लूड, ये फोकस पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये फाइनल गुड्स होते हैं क्योंकि नेशनल इनकम में मेजरमेंट उन्हीं चीज़ों का होगा जो कि फाइनल है और इंटरमीडिएट फाइनल नहीं है, इसलिए इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नाउ ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नाउ कैपिटल गुड्स। नाउ यू नो दिस आंसर। वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Fourth point, higher production of consumption goods leads to higher level of welfare of the people. It raises their quality of life. अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन कंजम्पशन गुड्स का हो रहा है तो लोग कंज्यूम करेंगे, उन्हें यूज़ करेंगे और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, ओवरऑल वेलफेयर होगा लोगों का, सोसाइटी का। अगर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी, हमारे पास जितने अच्छे प्लांट, जितनी अच्छी मशीनरी हमारे पास होगी, उससे हमारी जीडीपी ग्रोथ में वो बेनिफिशियल होगी। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। अब इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? इंक्रीज़ इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। जितना भी कैपिटल है, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं प्रोड्यूसर के पास, उसके स्टॉक में इंक्रीज़ क्या कहलाता है? कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज़ इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देखें तो आई विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई वुड बी डेल्टा के। डेल्टा मीन्स चेंज, के इज़ कैपिटल स्टॉक एंड डेल्टा के इज़ चेंज इन कैपिटल स्टॉक। अगर कुछ भी इंक्रीज़ हो रहा है कैपिटल स्टॉक में तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल फॉर्म कर रहा है प्रोड्यूसर अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक में, वो कुछ और कैपिटल गुड्स खरीद रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। ही इज़ एडिंग, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अकॉर्डिंगली अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के, दैट इज चेंज इन द कैपिटल स्टॉक विच इज़ नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इन्वेस्टमेंट क्या है, एक सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे देख लिया हमने। अगर इकोनॉमी के बेसिस पे पूछा जाए या देखें तो वो इन्वेस्टमेंट क्या है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर।
एक साल में जो भी हम अकाउंटिंग ईयर है हमारा, उसमें जितना भी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, क्योंकि मैक्रो लेवल पे पढ़ेंगे तो इसको हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स से रिलेट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पहले भी बता दिया है कि ये कैपिटल गुड्स या तो पुराने को रिप्लेस करेंगे या फिर एग्जिस्टिंग स्टॉक में नया स्टॉक वो ख़रीदेगा, या तो वो ख़रीदेगा प्रोड्यूसर या रिप्लेस करेगा अपने पुराने वो मशीन को। कुछ साल बाद हर मशीन की एक डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, उसके बाद उसको उसे रिप्लेस करना पड़ता है, तो रिप्लेसमेंट के भी काम आते हैं। और वो कुछ नए अपना अगर स्केल बढ़ा रहा है प्रोडक्शन, अगर उसे प्लांट ज़्यादा मशीन्स खरीदनी है तो फिर वो किस में हो जाएगा, एडिंग टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में चला जाएगा। ऑल द गुड्स which has been produced during an accounting year can be used by the producer for replacement or for adding to the existing capital stock. Got it? The next is there are two types of investment. First is fixed investment and other is inventory investment. Fixed investment क्या है? Fixed investment है increase in stock of fixed assets. टोटल फिक्स्ड एसेट्स का प्रोड्यूसर के उसमें कुछ भी इंक्रीज़ होना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ऑब्वियसली समझते हैं, जैसे 2019 के बिगनिंग में 8 मशीन्स थी और 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ अगर सपोज करें, तो एंड में 1 जनवरी से शुरू हुआ, और क्योंकि इसके अंदर बिगनिंग एंड एंड दे रखे हैं तो 2000 जनवरी हम मानते हैं, जनवरी से अगर 2019 में उसके पास 8 मशीन्स थी और दिसंबर में लास्ट में उसके पास 10 मशीन्स हो गई, तो टोटल मशीन्स उसकी कितनी ऐड हो गई, 2, तो उसका स्टॉक कितना बढ़ गया, 2 से। दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग 2019 वुड बी 2 मशीन्स, क्योंकि इतना उसका इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम जो एंड में जो उतना भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उसके स्टॉक में से हम बिगनिंग वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो कि एंड में से बिगनिंग को माइनस करके निकल जाता है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. Why it is called fixed? I have already told you earlier. This implies increase in the stock of capital in terms of fixed assets or capital goods which are repeatedly used in the process of production for several years. Now got the answer why they are called fixed? They are repeatedly used for the process of production for several years. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब इंक्रीज़ हो रहा है उसके कैपिटल स्टॉक में। अगर उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर वो अपने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज़ कर रहा है प्रोड्यूसर, तो क्या इंक्रीज़ हो रही है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है। और जब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है तो उसका ज़्यादा मशीन्स आ जाती हैं तो वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा और टोटल जीडीपी की ग्रोथ होगी। तो अगर सिग्निफिकेंस फिक्स्ड एसेट्स फिक्स इन्वेस्टमेंट की पूछें तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक। इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इट लेड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। अगर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो आउटपुट बहुत बढ़ेगा इकोनॉमी में और इसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ होगी, वो हम जानते हैं। दिस इज़ अ चेन प्रोसेस। नाउ दिस इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ वी विल कम टू इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग read it and then try to understand. Watch the video again and again. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्रोड्यूसर्स के पास कुछ ना कुछ स्टॉक रह जाता है। फिनिश्ड सारे गुड्स नहीं बिकते, सारे गुड्स पूरे बनते भी नहीं हैं और पूरा रॉ मटेरियल यूज़ भी नहीं होता। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम मेज़र करते हैं तो प्रोड्यूसर के पास फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, सेमी फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक और रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा। इसी को हम इन्वेंट्री स्टॉक बोलते हैं।
चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। मतलब फिक्स फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल्स बिगनिंग में जितने थे उसे हम एंड में कितने रहे उसके पास, जैसे जनवरी में फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का जो भी स्टॉक है, ऑब्वियसली बाद में एंड ऑफ द दिसंबर में जितना भी स्टॉक है उससे माइनस कर लेंगे तो आपका चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक आ जाएगा। तो जब भी हम एंड से बिगनिंग को माइनस कर देते हैं तो आपका चेंज इन कितना इन्वेंट्री स्टॉक में चेंज हुआ है, ठीक है। इट कैन बी इंक्रीज्ड, इट कैन बी डिक्रीज्ड। नाउ द सिग्निफिकेंस, अब सिग्निफिकेंस अगर वो प्रोड्यूसर अपने पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रखता है स्टॉक का, रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का, तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि उसको अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स को फेस नहीं करना पड़ेगा उसको। वो निश्चित है कि अगर वो मार्केट में नहीं भी परचेज़ करने जाता है या मार्केट में वो रॉ मटेरियल या फिर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस रुकेगा नहीं। गॉट इट। तो अगर उसके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक रहता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक रहता है तो वो एश्योर करता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक रहता है तो उसको ये एश्योरेंस है कि उसका आगे अगर उसका इनपुट्स हैं उसके पास तो वो आउटपुट को आगे बना सकता है। उसे डेली उसको उसके पास इतना इनफ रॉ मटेरियल है कि वो अपनी डे टू डे परचेजेस को अवॉइड कर सकता है। अनसर्टेनिटीज़ जो है मार्केट की, जैसे प्राइस या रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या नहीं, बढ़ जाते हैं प्राइसेस जब भी कोई चीज़ कमी होती है मार्केट में, तो उस चीज़ों से वो फ्री रहेगा। उसको अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रखना चाहिए। और अगर स्टॉक फिनिश गुड्स का रहता है तो उसका क्या फ़ायदा है। फिनिश गुड्स का स्टॉक तो कायदे से नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिनिश गुड्स का अगर उसके पास स्टॉक रहता है तो फ्यूचर में आने वाली डिमांड को क्या कर सकता है, फुलफ़िल कर सकता है और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है। गॉट इट। लेकिन इसके अंदर एक तो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो तो उसकी अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी, वो आराम से प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकता है और डे टू डे परचेजेस उसे नहीं करनी पड़ेंगी और उसका स्टॉक है उसके पास तो वो फ्यूचर डिमांड को मेंटेन कर सकता है। लेकिन ये इन्वेंट्री स्टॉक पे डिज़ायर्ड और अनडिज़ायर्ड होता है। डिज़ायर्ड और अनडिज़ायर्ड का डिफरेंस देखो। डिज़ायर्ड स्टॉक जितना वो चाह रहा है वो प्लान्ड होता है, उसने इतना सोचा हुआ है कि इतना तो मुझे इन्वेंट्री स्टॉक मेरे पास रहना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो फ्यूचर डिमांड को मीट कर सकता है। इट रेफर्स टू द प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक, इट इज़ मेंटेन्ड बाय द प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड। हर समझदार प्रोड्यूसर अपने पास में रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का कुछ स्टॉक अपने पास रखता है जो कि प्लान्ड होता है, इसलिए उसे डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं, इससे उसे प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक अगर उसके पास रह गया, मतलब प्लान्ड जितना उसने किया था उससे ज़्यादा अगर उसके पास उसका रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स बच जाते हैं, इसका मतलब उसकी डिमांड कम थी, तो इसकी वजह से उसके लॉसेस हो सकते हैं, फ्यूचर में उसको आगे लॉसेस होंगे। सो इट राइजेस बिकॉज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड। मैंने बताया आपको कि ये अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक उसने सोचा था कि मेरे को 200 बचनी चाहिए, लेकिन 1000 मशीन्स में से उसके पास 500 ही बिकी और 500 बच गई, तो फिर उसका तो लॉस हो गया। अब आगे वो उसको लॉस, क्योंकि उसकी मे भी शायद कॉस्ट कवर नहीं हो या फिर उसे इतना डिज़ायर्ड स्टॉक नहीं रखना था, उसका डिज़ायर्ड स्टॉक कुछ और था और उसका उससे ज़्यादा उसका प्लान जो उसका था उससे ज़्यादा उसको ये चीज़ अपने पास उसकी रह गई और इस वजह से उसको आगे लॉसेस ही फेस करने पड़ेंगे। और ऐसा उसके साथ तब होता है जब उसकी डिमांड प्रोडक्ट्स की मार्केट में कम हो। जब उसकी डिमांड ही नहीं है तो वो चीज़ें कम बिकेंगी और उसको आगे लॉस ही होगा। इन्वेंट्री स्टॉक भी दो टाइप के हैं, एक तो डिज़ायर्ड है और एक अनडिज़ायर्ड है। डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक मतलब प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक। प्रोड्यूसर ने इतना प्लान आउट किया था कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास इतना रॉ मटेरियल और इतना फिनिश गुड्स रहना चाहिए। वो बता दिया आपको क्यों रहना चाहिए उसके पास। और अगर उसके पास उससे ज़्यादा रह जाता है तो वो उसको लॉसेस ही फेस करवाएगा।
कैसे? जैसे एक प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट किया था कि उसकी 1000 यूनिट्स की वॉशिंग मशीन बिकेंगी. ही हैज़ एक्सपेक्टेड टू सेल 1000 यूनिट्स ऑफ वॉशिंग मशीन, बट एक्चुअली ही कुड सेल 500 ओइंग टू द लैक ऑफ द डिमांड. क्योंकि डिमांड कम थी इसलिए उसकी सिर्फ 500 यूनिट्स ही बिकी. तो ये जो 500 यूनिट्स हैं वॉशिंग मशीन की, ये क्या है? अनडिज़ायर्ड स्टॉक है और ये उसको लॉस प्रोवाइड करेंगी. तो डिज़ायर्ड स्टॉक तो क्या करता है? फ्यूचर नीड्स को मीट कर सकते हैं. फ्यूचर डिमांड अगर उसमें है मार्केट में तो फ्यूचर डिमांड को वो मीट आउट करके प्रॉफिट बुक कर सकता है. और अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक होगा तो वो इस वजह से होता है क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड नहीं थी, इसलिए या डिमांड कम थी इसलिए. और ये अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक, उसने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही स्टॉक रह गया उसके पास, इसलिए उसको आगे लॉसेस ही होंगे.